जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत का महाजनपद और मगध के उत्कर्ष का जो काल होता है उसके बारे में हम देखेंगे, जो आज से 2600 साल पहले यानी कि 600 ईसा पूर्व की घटना है। इसके पहले हमने पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के बारे में देख लिया है। तो इस वीडियो में हम महाजनपद के बारे में देखेंगे, मगध के उत्कर्ष के बारे में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस कंटेंट जो हमने शामिल किया है वो लूसेंट है, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद लूसेंट को अच्छे से पढ़ पाएंगे, एनसीईआरटी कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उसको आप अच्छे से पढ़ सकेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकेंगे। इसमें दोस्तों ऑल वन डे एग्ज़ाम जैसे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे हो या स्टेट एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप अच्छे से कर सकेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे दोस्तों, महाजनपद, उसकी कौन सी राजधानी थी, वर्तमान क्षेत्र इसका क्या था, आज के वर्तमान क्षेत्र में ये कहाँ पर स्थित था महाजनपद, और महाजनपदों की विशेषताएं क्या हैं, मगध का उत्कर्ष महान शक्ति बनने के पीछे क्या कारण है, जो 16 महाजनपदों में मगध कैसे इतना बड़ा महान शक्ति बन गया इसके बारे में हम देखेंगे। मगध साम्राज्य जो था उस पर कौन कौन से शासकों ने शासन किया, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश के बारे में देखें। बाद में मौर्य वंश ने भी इस पर शासन किया था। और इसके साथ साथ हम 6वीं ईसा पूर्व की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक कोट को देख लेते हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोट है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। एपीजे अब्दुल कलाम जो खुद अपने आप में बहुत ही बड़े एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट के लिए, और इन्होंने एयरफोर्स में ट्राई करने के लिए, इनकी सपना था कि हम एयरफोर्स में जाएं। इसके लिए इन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत किया, लेकिन ये असफल रहे। कई बार असफल होने के बाद में इन्होंने अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत को नहीं छोड़ा और उसके बदौलत इन्होंने सफलता पाई और बाद में मिसाइल मैन बने, भारत के महान वैज्ञानिक बने और भारत के एक सफल राष्ट्रपति बने। तो ये चीज़ें आपको एपीजे अब्दुल कलाम से सीखना चाहिए कि आत्मविश्वास हमेशा मेंटेन रखना है। कैसे मेंटेन होगा, जब आप सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको बार बार देख रहे हैं, कई मल्टीपल रिवीजन कर चुके हैं। जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे आपके अंदर अच्छी खासी जानकारी, रियल में दोस्त बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको कड़ी मेहनत निरंतर करनी है, रोज़ मेहनत करनी है। जैसे एक एथलीट करता है, वो हफ्ते या महीने में एक दिन बहुत ज़्यादा दिन भर मेहनत नहीं करता है, वो डेली मेहनत करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना है कि डेली बेसिस पे मेहनत करना है, डेली समय देना है पढ़ाई पे। तो आपका जो महीने या साल का अंत में जब आप उसको देखेंगे ना, तो एक बहुत ही अच्छा जानकारी के साथ साथ आपके अंदर डेवलपमेंट ना, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जो आपको सफलता के लिए पर्याप्त है उतना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी से सीख सकते हैं। महाजनपद के बारे में देखें दोस्तों, महाजनपद क्या है, तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, महाजन और पद। तो जन का क्या अर्थ है, ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अर्थात लोग, कुल या जनजाति बस जाती है उसे जन कहते हैं। जैसे हम पिछले वीडियो में देखा था, वैदिक काल में जो आर्य आए थे वो छोटे छोटे कबीले के रूप में आए थे ना, जो जैसे हो गए पुरुजन हो गए, कुरुजन हो गए, इस टाइप के छोटे छोटे कबीले के रूप में आए थे। तो ये जन क्या है, जन जो है एक छोटा सा क्षेत्र है जिसपे कुछ लोग निवास करते हैं, उसे जन कहते हैं। अब बाद में 1 या 2 जो जन थे उसको मिला लिया, उसको जीत लिया, तो एक बड़ा क्षेत्र हो गया। इस पे ये लोग निवासी करेंगे, मतलब यहाँ की ये क्षेत्र हो गया, इस पर जो जनता निवास करती है उसे जनपद कहा गया। जब ये क्षेत्र और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसे महाजनपद कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम जनपद या जिला का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक क्षेत्र होता है और उस पर कुछ लोग निवास करते हैं, उसे जनपद कहते हैं। जैसे पटना हो गया ना, जबलपुर हो गया ना, लखनऊ हो गया, ये क्या है, जनपद है, जिला है। तो जिला का क्या मतलब है, एक क्षेत्र हो गया उस पर कुछ लोग निवास कर रहे हैं, उसे जनपद कहते हैं। तो जब एक बड़ा क्षेत्र को इन्होंने कई जनपदों को इन्होंने जीत लिया, तो एक बड़ा क्षेत्र हो गया और इस पर एक बहुत ही बड़ी संख्या में आबादी होगी, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, महाजनपदों या महाशक्तियों की कुल संख्या 16 थी। महाजनपद या महाशक्तियों की कुल संख्या कितनी थी, जो बड़े बड़े महाजनपद थे वो कितने थी, इनकी संख्या 16 थी, जिसके बारे में अभी हम नीचे देखेंगे। यहाँ से खूब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये महाजनपद
इसका ये मतलब नहीं है कि और जनपद नहीं थे, और छोटे छोटे जनपद थे, छोटे छोटे और भी थे। जैसे आज देखा जाए अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंग्लैंड हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ। इसका मतलब नहीं है कि और देश नहीं है, और भी देश थे। उसी तरह से 16 बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, महाशक्तियाँ थी ना, और कुछ छोटे छोटे और भी जनपदें थे। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और महावास्तु में मिलता है, और इसके साथ साथ जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी इस 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी कई जनपदें स्थित थे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अंगुत्तर निकाय और महावास्तु किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त जो है भगवती सूत्र है दोस्तों, वो किस धर्म का ग्रंथ है? वो जैन धर्म का ग्रंथ है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम आगे चलते हैं। महाजनपद राजधानी और वर्तमान इसकी स्थिति कहाँ थी, जो इसका क्षेत्र कहाँ पर था, इसको हम देख लेते हैं। आप भी इसको मैप से लर्न करने का प्रयास करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आप यहाँ से अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, इस टाइप से देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसी अरेंज को आप भी फॉलो करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंबोज जो है, इसकी जो राजधानी ये किस क्षेत्र में स्थित है? आज का जम्मू कश्मीर और कुछ भाग पाकिस्तान का भी इसमें शामिल रहा होगा। और इसकी जो राजधानी थी हाटक और राजौरी थी। गांधार दोस्तों ये पूरी तरह से पाकिस्तान में स्थित है। इसकी राजधानी तक्षशिला है। और आगे देखें कुरु जो है दोस्तों, इसकी जो क्षेत्र है वो हरियाणा, यूपी, दिल्ली वाला क्षेत्र में स्थित है। और इसकी जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। और यहीं पे दोस्तों महाभारत का जो शुरुआत हुआ था, कुरु ना, वो दुर्योधन, पांडव, ये इसी क्षेत्र पे, इसके पहले ये यहाँ पे शासन करते थे लोग। ये इसी समय के पहले की घटना थी। ठीक है, जैसे अंगराजकर्ण ना, आप देखेंगे इस पे मगध पे जरासंध शासन करता था। ठीक है, तो ये इन्हीं मतलब महाजनपदों के पहले की घटनाएं हैं। जो कृष्ण जी थे ना, ये सब इसे महाजनपदों के पहले की घटनाएं थी। ठीक है ना, ये पांचाल, द्रौपदी पांचाली थी, यहीं की राजकुमारी थी। तो ये सब पहले महाजनपदों के पहले की घटनाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पांचाल जो है दोस्तों, इसकी जो राजधानी थी अहिछत्रक थी। काम्पिल्य इसकी राजधानी थी। 2 राजधानियाँ थी। आगे बढ़ते हैं। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। आगे हम देखते हैं मत्स्य है। मत्स्य दोस्तों ये आज के राजस्थान में स्थित है। अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है, इसकी जो राजधानी थी ये विराटनगर थी। और आगे बढ़ते हैं। कौशल जो है दोस्तों, ये श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये वत्स है। वत्स जो है आज का इलाहाबाद और कौशाम्बी, इलाहाबाद का आसपास का जो क्षेत्र है वो, इसकी वत्स उसी क्षेत्रों में स्थित था। और कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। चेदी दोस्तों, ये आज के जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उसमें स्थित इसकी राजधानी शक्तिमती थी। मल्ल दोस्तों, ये देवरिया के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। और इसकी जो राजधानी है वो कुशीनारा इसकी राजधानी थी। मल्ल की जो राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये देवरिया के आसपास पड़ता था। काशी जो आज का बनारस है, बनारसी इसकी राजधानी थी। ठीक है, और बिहार में 3 जो महाजनपद हैं, वज्जी इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। और आगे जो मगध है, मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र होता है। और अंग की राजधानी चंपा थी, जो भागलपुर वाले आसपास क्षेत्र में पड़ता है। एक मात्र जो महाजनपद था असमक जिसकी राजधानी पोटली थी। ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था जो गोदावरी नदी जो थी, गोदावरी नदी के आसपास ये क्षेत्र पड़ता है। इसको आप मैप से अच्छे से लर्न कीजिएगा इसी तरह से, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। महाजनपद की जो राजधानी है इसको हम बाई टेक्स्ट के रूप में देख लेते हैं। उसी को जो हमने मैप में देखा है उसको हम एक लिखित रूप में देख लेते हैं। महाजनपद राजधानी और किस क्षेत्र में पड़ता है? जैसे गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और ये आज के रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर वाले क्षेत्र में पड़ता था। और ये कंबोज की राजधानी हाटक थी। और इसका जो क्षेत्र था वो जम्मू कश्मीर का राजौरी और हाजरा क्षेत्र में पड़ता है ये कंबोज। ये मत्स्य दोस्तों, ये इसकी राजधानी विराटनगर थी। और ये आज के राजस्थान का जो जिला है जयपुर, अलवर और भरतपुर है, उस क्षेत्र में मत्स्य पड़ता था। कुरु दोस्तों, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और दूसरी राजधानी हस्तिनापुर थी। और ये आज का दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र में स्थित था। पांचाल दोस्तों, इसकी राजधानी अहिछत्रक थी, पहली राजधानी। दूसरी राजधानी काम्पिल्य थी। और ये यूपी के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में स्थित था। सूरसेन दोस्तों, ये इसकी राजधानी मथुरा थी। और ये यूपी के मथुरा के आसपास क्षेत्र में पड़ता था। कौशल दोस्तों, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ये यूपी के जो जिले हैं फैजाबाद, गोंडा, बहराइच क्षेत्र में पड़ता था। चेदी दोस्तों, ये इसकी जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी। और ये यूपी के
बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। चेरी वत्स दोस्तों इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और ये यूपी के इलाहाबाद वाले क्षेत्र में पड़ता था। काशी दोस्तों ये वाराणसी इसकी राजधानी थी और ये उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है इसके आसपास पड़ता था। मल्ल दोस्तों ये इसकी राजधानी कुशावती थी और ये यूपी के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर जिले के आसपास पड़ता था। वज्जी जो है दोस्तों इसकी राजधानी वैशाली थी और ये बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा क्षेत्र में पड़ता था। मगध दोस्तों ये इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह में स्थित था और इसको ये बिहार के पटना और गया के क्षेत्र में पड़ता था। अंग दोस्तों इसकी राजधानी चंपा थी और इसका जो बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर जो जिला है उसी के आसपास ये क्षेत्र पड़ता था। अवंती जो है दोस्तों वो उज्जैन और दूसरी राजधानी माहिष्मती थी और ये एमपी के मालवा क्षेत्र में पड़ता था। असमक दोस्तों ये इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी और ये गोदावरी नदी क्षेत्र में के आसपास पड़ता था और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों खूब पूछे जाते हैं। दे देगा चार महाजनपद दे देगा और एक राजधानी को गलत कर देगा, पूछेगा कि कौन सा गलत सुमेलित है, या फिर उसमें दे देगा कि सुमेलित कीजिए, आपको मिलान करने के लिए कूट में दे देगा ना। तो इस तरह से आज के मगध किस क्षेत्र में पड़ता था, अवंती किस क्षेत्र में पड़ता था, इसकी राजधानी क्या थी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मैप के थ्रू अच्छे से लर्न करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा और आप अच्छा करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। महाजनपदों की विशेषताओं के बारे में देखें तो महाजनपद जो दोस्तों इनमें क्या क्या विशेषताएं थी जो महाजनपद थे। ये जनपद बड़े राज्य के निर्माण में क्या सहायक कारण है, जो ये जनपद बने, बड़े राज्य बने तो इसमें क्या क्या सहायक कारण थे। तो लोहे का प्रयोग एक कारण था इसका, कि लोहे का यूज वो लोग हल, औजार और उपकरण बनाने में किए हैं, ठीक है, तो इससे उनका विकास हुआ। अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। धान की रोपण की समय शुरुआत होती है जब हल का यूज किए। पहले हल का यूज वो लकड़ी का यूज करते थे, जब लोहे का यूज किए तो अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुआ, इससे उनका डेवलपमेंट हुआ। आबादी में वृद्धि हुई। धातु मुद्रा का प्रचलन हुआ। नियमित कर वसूली, पहले जो भेंट राजा स्वीकार करते थे, अब यहाँ पे नियमित कर वसूली लागू कर दिया गया। किसानों से अनाज के रूप में लिया जाता था 1/6वां भाग, और जो शिकारी थे उनसे जंगली वस्तुएं लिए जाते थे, आखेटक उन्हें कहा जाता था। और मजदूर थे उनके एक दिन की, महीने में एक दिन जैसी सेवाएं ली जाती थी। व्यापारियों से कर लिया जाता था। अस्थायी और वैतनिक सैनिक रखने से इनका डेवलपमेंट होता है। पहले किसान वर्ग जो है सैनिकों का कार्य करता था, अब यहाँ पे आज की तरह जैसे सैनिक रखे जाते हैं, उन्हें पर मंथ वेतन दिया जाता है, पूरे साल काम करते हैं, उसी तरह से ये अस्थायी और वैतनिक सैनिक रखे जाने लगे। लकड़ी की बाड़बंदी की जाने लगी, जैसे खेतों की सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिए, तो इससे डेवलपमेंट उनका बढ़ा। तो ये सब कई कारण थे जिससे महाजनपदों का डेवलपमेंट होता है। ये महाजनपदों की विशेषताएं थी। महाजनपदों में दोस्तों महाजनपदों में सरकार की गणतांत्रिक और राजशाही प्रणाली थी। दोस्तों महाजनपद थे उसमें गणतांत्रिक राजशाही प्रणाली थी। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा चीज़ सुन करके कि उस समय गणतांत्रिक प्रणाली थी ना, इतनी पुरानी साल 2600 साल पहले, है ना। हम गर्व करते हैं कि हम बहुत ही पुरानी गणतांत्रिक व्यवस्था के अंग रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत 2600 साल पहले होती है। गणतांत्रिक व्यवस्था मतलब कुछ लोगों समूह में मिलकर के महाजनपद, कोई जैसे वज्जी महाजनपद है, वहाँ पे कुछ लोगों का 2-4-10 लोगों का समूह था जिसमें हर लोग राजा थे। वो लोग मिलजुल करके सारे निर्णय लेते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या निर्माण करना है। तो ये कुछ लोगों का समूह उस पर शासन करता था। राजशाही में जैसे मगध में हो गया, तो मगध में एक राजा होता था जो सबसे सुप्रीम होता था, ठीक है, वो सारे निर्णय अकेले लेता था। तो जैसे वज्जी गण था, वज्जी एक गण था, गण या कहें कि शासन की एक प्रणाली थी जिसे संघ कहा जाता था ना। ये वज्जी गण, वहाँ पे गण शासन प्रणाली थी जिसे संघ कहा जाता था, ठीक है। ये गण और संघ में क्या अंतर है। गण जैसे आज बात करें लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये क्या है, एक संघ है ना। वो जो संगठन है उस संगठन को क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। लेकिन जो उसमें लोग समूह, जो सदस्य हैं उनको गण कहते हैं। लोगों का जो समूह है उसको गण कहते हैं। तो जो लोगों का समूह था उसे गण कहा जाता था, जो शासन करते थे। वज्जी में कुछ जो राजा थे, जो जैसे मान लीजिए 10 राजा हैं,
तो उनका जो समूह था उसको गण कहा जाता था, और उसके जो ऑर्गेनाइजेशन था उन लोगों का समूह का जो नाम था उसको संघ कहा जाता था। ठीक है, और इसका जो वर्णन मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ, ये बौद्ध ग्रंथ रहेगा, ये बौद्ध ग्रंथ के दिग् निकाय से इनका वर्णन मिलता है, किसका, वज्जी का, कि ये संघ था। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दिग् निकाय किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मगध जो है दोस्तों वो राजशाही व्यवस्था थी, यहाँ पे एक राजा का शासन था। तीसरा पॉइंट की बात करें तो अस्मक महाजनपद जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, इसके बारे में हमने ऊपर देखा था। मगध के उत्कर्ष की बात करें दोस्तों, ये 16 महाजनपद थे, तो मगध सबसे बड़ा जो है कि महान शक्ति कैसे बन गया, इसके बारे में देखें तो मगध जो है दोस्तों उत्कर्ष में महान शक्ति बनने के पीछे कई कारण हैं, जैसे गंगा सोन नदियों का वहाँ बहने से उन्हें यातायात और जल वितरण और उपजाऊ जमीन मिला, जिसके उनके विकास हो सका। ठीक है, आने जाने की सुविधा हुई, सिंचाई के लिए उन्हें जल मिलता था यहाँ से, कृषि के लिए बहुत बड़ी उपजाऊ जमीन मिलती थी इनको। एक बड़ा हिस्सा दोस्तों, ये मगध का एक बड़ा हिस्सा जो है जंगली था। ठीक है ना, जहाँ से सेना युद्ध में ये हाथियों का प्रयोग करते थे, सेना में हाथियों का प्रयोग वहाँ से मिलता था, वहाँ पे हाथियाँ रहती थी जिसको पकड़ कर प्रशिक्षित करके लोग सेना में यूज करते थे, जिसकी इनकी ताकत बढ़ी। इन लकड़ियों का यूज दोस्तों घर, गाड़ी और रथ को बनाने में इनको सुविधा मिली। तो जो दोस्तों ये मगध जो है महाजनपद जो है, ये पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। भारत में पहली बार जो है हाथियों का प्रयोग किस युद्ध में होता है, वो मगध करता है। ठीक है, मगध जो है महाजनपद है वो पहली बार हाथियों का युद्ध में यूज करता है। इस क्षेत्र का दोस्तों ये में अयस्क की खदानें उपलब्ध थी, जो झारखंड वाला एरिया था। झारखंड तो 2000 में बना ना, उसके पहले जो है उस समय मगध के समय, और ये सारे क्षेत्र एक थे, तो दक्षिणी भाग था वहाँ पे अयस्क की खदानें थीं। तो उन खदानों का लोग यूज औजार और हथियार बनाने के लिए करते थे। योग्य शासकों का नेतृत्व भी वहाँ बहुत ही अच्छा था, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग है, महापंत नंद ने बहुत ही अच्छा नेतृत्व वहाँ किया और साम्राज्य का विकास किया। इन सब चीज़ों का यूज करके अपने साम्राज्य का यूज किया, मतलब उसका विस्तार किया। मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य जो है, इस पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम की बात करें तो यहाँ पे हर्यक वंश के बाद हर्यक वंश सबसे पहले शासन करता है, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर उसके बाद नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है, जो एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करते हैं। इसके पहले भी वहाँ पे जो शासक शासन करते थे, जैसे प्राचीन वंश, जैसे ये बेहद्रथ था, बेहद्रथ जो है वहाँ पे शासन करता था, जिसका पुत्र जरासंध था, जिसकी राजधानी ग्रीवरज थी। ये उसके पहले शासन करते थे। बाद में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और नंद वंश, मौर्य वंश आते हैं। तो हम इसके बारे में एक एक को देख लेते हैं। हर्यक वंश के बारे में देखें तो हर्यक वंश में जो शासक थे दोस्तों, ये बिंबिसार इसका संस्थापक था हर्यक वंश का। इसके जो अन्य शासक थे वो अजातशत्रु, उदयन और नागदशक थे। इसे पितृहोंता वंश भी कहा जाता है हर्यक वंश को, क्योंकि यहाँ जो बड़े शासक थे, जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके साम्राज्य को प्राप्त करता है, इसी तरह उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु को इनकी हत्या कर देता है और साम्राज्य को अपने हाथ में ले लेता है। तो इसके बेस पे इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत किया। जो साम्राज्य था उसको उसने बढ़ावा भी दिया, उसको मजबूत बनाने के लिए इसने वैवाहिक संबंध जैसी कूटनीति का यूज किया, और इसने 3 विवाह किया ना। तो पहला विवाह इसने जो है कि ये कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से करता है। दूसरा विवाह इसने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चिल्लाड़ा से करता है, जिसे अजातशत्रु का जन्म होता है। तृतीय जो विवाह करता है वो पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से इसने शादी करता है। तो इस तरह से अपने आसपास देखें तो कौशल और वैशाली उसके आसपास था। जब वहाँ से इसने शादी कर लिया तो उसका क्षेत्र, उनके संबंध बहुत अच्छे हो गए, उनका क्षेत्र जो है वो मजबूत स्थिति में आ गया, सुरक्षित हो गया। ठीक है, तो वहाँ से कुछ क्षेत्र दहेज भी मिला होगा इसको। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध और अवंती के राजा चंड प्रद्योत की सेवा में भी भेजा था। बहुत ही अच्छा डिप्लोमेट था बिंबिसार। बात करें तो एक वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और उसने जो अवसर मिलता था राज्यों से संबंध अच्छे करने के लिए उसका भरपूर यूज किया करता था। जैसे ये राज्यवैद्य, प्रसिद्ध राज्यवैद्य यहाँ इनके दरबार में रहते थे जीवक, जिसको इन्होंने महात्मा बुद्ध भी इसी के समय, बिंबिसार के समय के माने जाते हैं। तो इनकी सेवा में दोस्तों जीवक को भेजा था। अवंती के जो राजा थे चंड प्रद्योत, इनकी सेवा में जीवक को भेजा। इनको पीलिया हो गया था तो इनके इलाज के लिए जीवक को भेजा। इससे इनके क्या मतलब, इनके संबंध अच्छे कैसे रहें, इसका इन्होंने हर अवसर का जो अवसर मिला उसका
यूज किया। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखें बिंबिसार ने अंग महाजनपद था उसको मगध में मिला लेता है। आगे हम बढ़ते हैं, अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। अजातशत्रु ने राज्य विस्तार का आक्रामक नीति अपनाया। ये अपने पिता की तरह वैवाहिक संबंध या मेल जोल में विश्वास नहीं किया, इसने आक्रामक नीति अपनाई, युद्ध किया इन लोगों से, अपने अगल बगल लोगों वाले महाजनपदों से। तो इसने काशी और वैशाली को मगध में मिला लिया युद्ध करके, है ना, आक्रामक नीति अपनाया, षड्यंत्र के थ्रू, षड्यंत्र युद्ध जैसी चीज़ें इसने यूज किया। तो देखें जो काशी और वैशाली थी इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसे अपने साम्राज्य में मिलाया था। जैसे अजातशत्रु ने वज्जी पर, जो वैशाली की वज्जी जो है इसकी राजधानी वैशाली थी, वज्जी पर आक्रमण करने के लिए इसने आक्रमण के संबंध में सलाह लेने के लिए अपने मंत्री वसाकर को बुद्ध के पास भेजा था कि हम उस पर लड़ाई करेंगे, जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे। तो बुद्ध ने इन्हें इसे पूछा वसाकर से कि भाई वहाँ पे जो वो संघ था, लोगों का समूह था, तो ये बताओ कि वहाँ पे जो लोगों का समूह है वो आपस में बैठते हैं, सारे निर्णय मेलजोल के माध्यम से करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, उनका देखभाल करते हैं ना, और जो यहाँ पे जो भिक्षु हैं, मतलब जो साधु संत हैं, उनका सम्मान रिस्पेक्ट करते हैं ना। ये अगर इन सब चीज़ों को करते रहेंगे तो उन्हें हरा पाना मुश्किल है। ये सारी चीज़ें वो लोग करते थे, तो ये जान गया कि इन्हें हरा पाना मुश्किल है। तो वहाँ पे उसने अंग्रेज़ों की तरफ फूट डलवा दिया। जैसे अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनाया, वहाँ पे मीर कासिम को मीर जाफ़र से अलग कर दिया, उसको अपने लालच दे करके कि हम तुम्हें सैन्य जो है कि राजा बना देंगे, तुम मेरा सहयोग करो। तो उसने युद्ध में साथ ही नहीं दिया, प्लासी के युद्ध में हार गए। तो इसी तरह की उसने फूट डाल दिया वहाँ के कुछ लोगों, वज्जी और काशी के कुछ लोगों में फूट डाल करके उन पर विजय प्राप्त कर लिया। और इसमें युद्ध में दोस्तों रथ, मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था इसने। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बाहुबली मूवी आई थी उसमें भल्ला जो था वो एक रथ से, मतलब जो उसका शत्रु है उस पर आक्रमण करने के लिए एक रथ का यूज करता है, जिसमें चक्र की तरह वो नाचता है, तो उसके सामने जो लोग आते हैं उनको सबको मार देता है। तो ये रथ मूसल था वो जो भल्लाल देव यूज करता है। और बाहुबली जो यूज करता है महाशिला कंटक का यूज करता है। जैसे वो एक गोला, बहुत बड़े पत्थर का गोला चला के ना, एक किसी टेक्निक से चला करके वो शत्रुओं पे प्रहार करता था, तो लोगों को वो मारते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देता था। तो ये सब सारी चीज़ों को, टेक्निक को जो यूज बाहुबली में किया गया है वो कहाँ की घटनाएं हैं, वो रथ, मूसल और शिलाकंटक यहाँ से लिया गया है। अजातशत्रु ने ये बहुत पहले इसका यूज कर चुका था। ठीक है, तो बाहुबली में किसका यूज किया गया है? रथ, मूसल, शिलाकंटक। जो किससे प्रेरित है? वो अजातशत्रु ने जो युद्ध किया था वज्जी और काशी से, उससे ये प्रेरित है। आगे हम बढ़ते हैं। अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। 4 बौद्ध संगीति में पहली बौद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीति होती है, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में होता है, राजगृह में हुआ था। अजातशत्रु ने पटना में गंगा सोन के संगम पर एक किला बनवाया। इसको आप ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा सोन के संगम पर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अजातशत्रु ने करवाया था। उदय ने पाटलिग्राम की स्थापना की। पाटली जो बाद में पाटलिपुत्र बनता है, तो इसकी स्थापना किसने किया था? पाटलिग्राम उदयन ने किया था। और ये उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था। इसके पिता बिंबिसार और अजातशत्रु और बिंबिसार देखें तो वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, लेकिन ये जैन धर्म को अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था। आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश के बारे में देखें तो शिशुनाग वंश दोस्तों, इसके जो शासक हुए हैं, शिशुनाग इसकी स्थापना करता है, संस्थापक है। और एक अन्य जो शासक होता है कालाशोक, इसका अन्य जो शासक हैं, कालाशोक इसका अन्य शासक था। शिशुनाग दोस्तों ये अवंती महाजनपद को मगध में मिला लेता है, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, इसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कालाशोक के शासनकाल में सबकामी की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में होती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बौद्ध जब पढ़ेंगे वहाँ भी इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो ये जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में होती है, जो शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है, आगे अगला जो वंश होता है वो नंद वंश होता है। इसका जो शासक हैं वो महापदनंद, इसने इसका नंद वंश की स्थापना किया था। और इसके अन्य शासक घनानंद था जो अंतिम शासक था, और इसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। महापदनंद ने कलिंग, जो इसका जो संस्थापक सदस्य था महापदनंद, इसने कलिंग को मगध में मिला लिया।
साक्ष्य के रूप में वहाँ से जिन की मूर्ति भी उठा लाया था। और अगर यहाँ से पूछे कि कलिंग जो उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है, कलिंग, इसको किसने मगध में मिलाया? महापद्नंद ने इसको मगध में मिलाया था। एक राट की उपाधि किसने धारण किया था? वो महापद्नंद ने इस कलिंग को युद्ध करने के बाद एक राट की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। घनानंद जो शासक होता है उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसपे हमें गर्व होता है। हम आगे बढ़ते हैं। इसको मौर्य वंश के बारे में हम एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, तो उसको हम एक अलग वीडियो में इसको डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में देखा। तो देखते हैं कि मगध की राजधानी का स्थानांतरण होता है। राजगिरी किस तरह से होता है? पहले राजगिरी को बनाया जाता है, बाद में पाटलिपुत्र बनती है, और इसको शिशुनाग ने वैशाली में ले गया इसको। फिर वैशाली से फिर पाटलिपुत्र बनता है, और वो मौर्यों की पाटलिपुत्र राजधानी लंबे समय तक रहती है। तो इसका स्थानांतरण राजगिरी हो गया, पाटलिपुत्र हो गया और वैशाली, फिर पाटलिपुत्र बनता है। हम आगे बढ़ते हैं। छठी ईसा पूर्व, जो ये छठी ईसा पूर्व और उसके बाद की कुछ घटनाएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्या विशेषताएं हैं। ये भारत का द्वितीय नगरीकरण काल कहलाता है, जो छठा ईसा पूर्व है। पहला नगरीकरण काल हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं, ये नगरीय सभ्यता थी। दूसरी जो है कि नगरीकरण काल किसे माना जाता है? ये जो है कि इसी समय को माना जाता है, छठी ईसा पूर्व में। किस आधार पर माना जाता है? कि यहाँ पे राजधानियाँ का निर्माण होता है और आसपास आबादी बढ़ने लगती है, लोग निवास करने लगते हैं, सिक्कों का प्रचलन होता है, गैर कृषि कार्यों में वृद्धि होती है। तो इन सब बेस के आधार पे यहाँ पे द्वितीय नगरीकरण का विकास होता है। ये कई सारी विशेषताएं आज के समय में मिलती हैं। जैसे आज देखा जाए तो हर देश का एक राजधानी है, हर राज्य की राजधानी है, उस राजधानियों के आसपास लोग मतलब बहुत बड़ी संख्या रहती है। तो ये सब सारी विशेषताएं यहाँ पे आज की तरह यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके पहले क्या था कि कबीले के रूप में रहते थे, सरदार होते थे ना, जनजातियों की तरह लोग रहते थे। तो यहाँ की विशेषताएं एक अलग ही तरह से मतलब आज की तरह की विशेषताओं से मेल खाती हैं। तो ये मतलब अब यहाँ से इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब इसके पहले की चीज़ें बोरिंग थोड़ी लगती हैं, क्योंकि वो एक अलग टाइप की लगती है ना। तो ये सारी विशेषताएं आज से मिलती जुलती हैं, तो इनको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग मतलब ना एक अच्छा मतलब कई लोग हैं जिनको पीछे की चीज़ें बहुत बोरिंग सी लगती हैं, लेकिन यहाँ से अच्छी लगने स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि क्या कारण है? इनकी विशेषताएं आज से मिलती जुलती हैं, आज की तरह हैं। तो हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट। महावीर और बुद्ध दोनों गणों से रिलेटेड थे ना। जो वज्जी संघ था उसी से रिलेटेड ये लोग थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। गण या संघ, गंगा की बजाय हिमालय की तलहटी, मतलब जो गण या संघ थे वो मध्य गंगा में नहीं थे। ये मध्य गंगा के ऊपरी हिस्से में जो हिमालय की तलहटी है या जो शिवालिक एरिया है उसके दक्षिण में स्थित था, और कहें कि उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित थे जो गण और संघ थे। ब्राह्मणों ने शासकों तथा अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण करने के लिए धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की शुरुआत की, और अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से हों। ब्राह्मण जो थे शासकों तथा अन्य लोग जो थे उनके लिए नियमों का निर्धारण के लिए धर्म ग्रंथों की रचना की शुरुआत करते हैं। जैसे मनु स्मृति हो गई, और कई सारी उपनिषद और कई सारी स्मृतियाँ, नारद स्मृति ना, विष्णु ना, मनु स्मृति, ये सारी जो स्मृतियाँ लिखी गई, बहुत सारी ग्रंथ लिखे गए। अब यहीं से स्टार्टिंग होती है उसकी। तो यहाँ पे जो शासक और अन्य लोग रहते थे उनको वर्ण व्यवस्था को फॉलो करने के लिए इन ब्राह्मणों ने ना ये धर्मशास्त्र की रचना करते हैं ये लोग। और यहाँ पे आशा किया जाता था कि जो राजा हो जो वो क्षत्रिय वर्ण से हो ना, जो दूसरा वर्ण था वो उस वर्ग से हो। कुछ शब्द हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे गृहपति है, गृहपति घर का प्रमुख मुखिया होता है, के लिए जो घर का प्रमुख मुखिया के लिए गृहपति यूज किया जाता है। जैसे आज हमारे घर में हमारे पिताजी, दादा या कहीं मम्मी हमारी या दादी जो है घर की मुखिया होती है ना, उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया था? उस समय गृहपति यूज किया गया था, जो घर के मुखिया होते थे। और इसके अतिरिक्त वो शहरी अभिजात जो शहरों में अमीर लोग थे और संपन्न व्यापारियों के लिए भी गृहपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। अग्रहार शब्द किसके लिए यूज किया जाता था? तो ब्राह्मण को भूमि दे दी जाती थी, करमुक्त भूमि दी जाती थी, उसके लिए अग्रहार शब्द का यूज किया जाता था। उस पर शासक जो राजा होता था उस पर कर नहीं लगाता था, तो उसे अग्रहार कहते थे। उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड का आरंभ काल माना जाता है इस समय। उत्तरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है और इस पर मिट्टी के बर्तन पे काले रंग की पालिश की जाती थी। तो इसका आरंभ कब माना जाता है? वो छठी ईसा पूर्व की घटना को माना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों हमने महाजनपद के बारे में देखा, महाजनपद और वहाँ की विशेषताओं के बारे में देखा। एक और इसी से पैरेलल में एक घटना होती है, सिकंदर का आगमन होता है विश्व विजेता का स्वप्न लिए हुए ये क्षेत्रों को विजित करते हुए, पश्चिम एशिया को विजित करते हुए भारत की तरफ आता है, युद्ध करते हुए आगे बढ़ता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिकंदर महान, एक बहुत ही अच्छा गाना भी आप सुने होंगे कि सिकंदर ओ सिकंदर तू भी बन सकता है सिकंदर, झांक ले एक बार अपने अंदर, तू भी बन सकता है सिकंदर ना, एक गाना है। तो आपको अभी अपने अंदर ना देखना है, झांकोगे ना दोस्त अपने अंदर, बाहर की चीज़ों की तरफ मत जाओ यार, बहुत यार डिस्ट्रैक्शन है। आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानो ना, अपनी शक्तियों को पहचानो, उसके बेस पे तैयारी करो। आप भी अपने जो क्षेत्र में जाना चाहते हो ना, उसके सिकंदर बनोगे। ये सिकंदर से सीख सकते हैं हम। देखते हैं सिकंदर का जन्म जो होता है वो मकदूनिया आज का जो ग्रीस है, मैसेडोनिया वाला रीजन है, वहाँ पे इसका जन्म होता है। 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। इसके पिता जो थे वो फिलिप थे और ये मकदूनिया के शासक थे। एक छोटा सा क्षेत्र था जिसके शासक थे। मतलब आप यार कहने का ये मतलब है कि सिकंदर से आप सीख सकते हो कि आप किसी भी क्षेत्र से हो यार, ये छोटा सा क्षेत्र था जिसके इसके पिता शासक थे ना, ऐसे पृष्ठभूमि से बिलोंग करता था, लेकिन ये इसका स्वप्न बहुत बड़ा था यार ना, बहुत बड़ा स्वप्न लिए आया और उसको विजय भी किया। उसकी कई सारे स्वप्न पूरे भी हुए, बहुत मतलब पश्चिम एशिया पे विस्तार करते हुए भारत तक आना, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो अपने भी स्वप्नों को यार किसी भी क्षेत्र से हो, भारत के किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे शहर से हो, चाहे गाँव से हो, चाहे कितने भी पिछड़े एरिया से हो यार, थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, स्वप्न अपना ऊंचा रखोगे ना, बड़ा सपना देखोगे ना, तो यार जरूर पूरा कर पाओगे। ठीक है। सिकंदर के जो गुरु थे दोस्तों वो अरस्तु थे। सेनापति इसका सेल्यूकस निकेटर था। इसने एक युद्ध करता है भारत में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं इसे, या वितस्ता या झेलम का युद्ध कहते हैं। वितस्ता दोस्तों ये झेलम का पुराना नाम था, प्राचीन काल में इसे वितस्ता कहते थे, इसलिए इसे वितस्ता का युद्ध कहते हैं, या हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं, या झेलम का युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध किसके बीच होता है? पंजाब का शासक पोरस और सिकंदर के बीच होता है। पोरस का भाई आत्मविश्वास बहुत ही गजब था। ये जानता था कि मैं सिकंदर से हार जाऊंगा, लेकिन ये आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था। हारना इसको पसंद है, हार जाऊंगा चलेगा, मर जाऊंगा चलेगा युद्ध में, लेकिन इसने युद्ध किया सिकंदर से और हार गया भी। इससे खुश होकर सिकंदर ने इसके राज्य को वापस कर दिया। ठीक है कि भाई तुम शासन करो, मेरे अंडर में रहो, तुम शासन करो, तुम ही शासन करो। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है। किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना है, अच्छे से ज़िंदगी जीना है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है। उनकी जो सेना थी सिकंदर की, वो ब्यास नदी को भाई हम नहीं पार करेंगे, क्योंकि ये भारतीय शासकों की सेनाओं से भयभीत थे। क्योंकि उस समय ना चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था भारत में, और इसके पास 5-6 लाख सैनिक होते थे, पैदल, रथ, हाथी। इससे ये ना सिकंदर के सेना इसके सुन करके इनसे भयभीत हो गए थे, डर गए थे कि हम भाई इस ब्यास नदी को नहीं पार करेंगे। उसके ब्यास नदी के पश्चिम की तरफ से ही वापस चले गए सिकंदर। तो जो सिकंदर था, जो विजित प्रदेश था, उसको अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप करके वापस चला जाता है, जिससे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और इसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। कंधार और काबुल जैसे क्षेत्र को उपहार में दे देता है। तो मतलब अपना चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा करके साम्राज्य को कहाँ तक, पूरे अफगानिस्तान तक को भारत में मिला लेता है, मगध में मिला लेता है। तो इस तरह से हमने दोस्तों महाजनपद के बारे में देखा कि उसकी राजधानी क्या थी, आज के किस क्षेत्र में अवस्थित है, किस क्षेत्र में स्थित था, और महाजनपदों की क्या विशेषताएं रहीं। मगध जैसे 16 महाजनपदों में मगध कैसे महान शक्ति बन गया उसके बारे में हमने देखा, और हमने सिकंदर के बारे में देखा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई जम के करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।